Hello guys, let's start the explanation of part 6 of Beauty of Resilience. एकेडमी में मिड ऑटम एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है जिसके 3 राउंड हैं। जो भी इन राउंड को क्लियर करेगा वही असली फोनिक्स होगा। पहले राउंड में सभी स्टूडेंट को इस जंगल को पार करना है, लेकिन ये जहाँ भी जाते हैं घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जाते हैं। तभी वहाँ एक अजनबी आता है जो खुद को एकेडमी का बहुत पुराना स्टूडेंट बताता है। वेइजी उसको ध्यान से देखती है और पता लगा लेती है कि ये एक मैजिक ट्रिक है। ये कोई पुराना स्टूडेंट नहीं है बल्कि एक बच्चा है। उस बच्चे से बात करने पर उसे पता लगता है कि इस जंगल को पार करने के लिए हम चल के नहीं जा सकते, लेकिन हमें टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना होगा। वो बाकी सभी को ये बात बताती है और सभी टेलीपोर्टेशन के थ्रू दूसरे राउंड में पहुंच जाते हैं। दूसरे राउंड में एक वाटर बैरियर होता है जो उन सभी को पार करना होता है। वो सभी सोच ही रहे होते हैं कि इस वाटर बैरियर को कैसे पार किया जा सकता है। तब तक उन्हें सामने से अपनी तरफ एक बहुत काला और भयंकर धुआं बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कई स्टूडेंट डर की वजह से कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। वेइजी कुछ सोचती है और कहती है कि हो सकता है ये धुआं हमारी मदद के लिए हो, और वो अकेले उस धुएं की तरफ बढ़ने लगती है। उसका कॉन्फिडेंस देखकर बाकी सब लोग भी उसको फॉलो करने लगते हैं। एकेडमी में बैठे हुए सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक नौकरानी को इतना कुछ कैसे समझ आ रहा है। धुएं के अंदर जाते ही सब खो जाते हैं और सबको अपने अपने दिल की बातें दिखाई देती हैं। जैसे मिंगलैंग को दिखाई देता है कि अगर वो वेई लिंग को जान से मार देगा तो वो ये कंपटीशन जीत सकता है और फोनिक्स बन सकता है। तो वहीं वेइजी को सिर्फ और सिर्फ अपने बचपन में हुआ हादसा दिखाई देता है। उसके दिमाग में दूर दूर तक भी फोनिक्स बनने का ख्याल तक नहीं था। वेई लिंग जब देखती है तो उसे नजर आता है कि वो फोनिक्स बन चुकी है और राजगद्दी पर बैठ चुकी है। उसने अपने पिता को भी एक नौकर बना दिया है और इसके साथ ही वो अपना प्यार भी पा चुकी है। वो मास्टर यान को पा चुकी है। तभी धुआं खत्म होता है और वो सभी एक जगह आकर मिल जाते हैं। थर्ड राउंड में वो सभी एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे उन्हें पार करना होता है। सबको वहाँ बहुत ठंड लगती है और उनकी हालत खराब हो जाती है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन वेइजिंग की हालत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और क्योंकि वेइजिंग का पार्टनर मिंगलैंग था इसलिए उन दोनों को कॉन्टेस्ट से बाहर होना पड़ता है। अब कंपटीशन में केवल वेइजी और वेई लिंग रह जाते हैं। वेई लिंग जानबूझ के वेइजी को कस के पकड़ लेती है क्योंकि इतनी ठंड में भी वेइजी का शरीर पूरी तरह से गर्म था। वो दोनों इस राउंड को भी पार कर लेती है, लेकिन इसके बाद भी एक सरप्राइज कंपटीशन बचा हुआ था। क्योंकि वो दोनों ही विनर थी इसलिए अब कंपटीशन उन दोनों के बीच में होना था। उन दोनों को एक दूसरे को हराना था और जो भी बचेगा वही असली फोनिक्स होगा। वेई लिंग बिना टाइम गंवाए जल्दी से तलवार हाथ में लेती है और वेइजी पर अटैक कर देती है, लेकिन अचानक वेइजी के हाथ से स्पिरिचुअल पावर निकलने लगती है और वो उसके अटैक को रोक लेती है। लेकिन वेइजी एक झटके के साथ नीचे गिर जाती है और वेई लिंग स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ बहुत सारी फोनिक्स बर्ड्स आ जाती हैं। सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो समझते हैं कि वेई लिंग इस कंपटीशन को जीत चुकी है। वेई लिंग को फोनिक्स घोषित कर दिया जाता है। हालांकि मास्टर यान ये जानने के बाद ज्यादा खुश नहीं होता कि वेई लिंग ही फोनिक्स है। उधर डेमोन किंग को भी पता चल जाता है कि असली फोनिक्स वेई लिंग है और वो वेई लिंग को अपने पास लाने के लिए डिसाइड कर लेता है। डेमोन किंग के पास ये जो हुआरोंग फ्लावर है ये फोनिक्स से जुड़ा हुआ है और जैसे ही असली फोनिक्स इस फ्लावर को हाथ लगाएगी उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा और ये फूल उस फोनिक्स को एक्सेप्ट कर लेगा। वेइजी को फोनिक्स कंपटीशन हारने से ज्यादा इस बात का दुख होता है कि वेई लिंग से फाइट के दौरान उसका वो ब्रेसलेट टूट गया जो उसे उसके दादाजी ने दिया था और वो अपने ब्रेसलेट को ठीक करने की कोशिश करती है। मास्टर यान वेई लिंग के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा देता है क्योंकि अब वेई लिंग फोनिक्स है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। अचानक रात में कोई वेइजी पर हमला करने के लिए आता है और उसके चिल्लाने की आवाज मिस्टर यान को सुनाई देती है। मिस्टर यान जब तक वेइजी के रूम में पहुंचते हैं तब तक वो हमलावर मारा जा चुका होता है और उसे मारता है ओया। मास्टर यान अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके हमलावर को थोड़ी देर के लिए जिंदा करता है और उससे उसके भेजने वाले का नाम पूछता है तो वो मिंगलैंग के फादर का नाम लेता है।
तभी वेइजी को लगता है कि मेरी माँ और भाई की जिंदगी भी खतरे में है और वो मास्टर यान से साथ चलने को कहती है। दोनों जैसे ही वेइजी के घर पहुँचते हैं तो उसकी माँ और भाई पर अटैक करने के लिए भी एक हमलावर होता है। मास्टर यान उन दोनों को बचा लेता है। वो हमलावर भी खुद को भेजने के लिए मिंग लैंग के फादर का ही नाम लेता है। मास्टर यान सेल्फ डिफेंस के लिए वेइजी को एक चाकू देता है। मिंग लैंग के फादर को भी जहर दे दिया जाता है और वो भी जान से हाथ धो बैठता है। मिंग लैंग को जब पता चलता है कि उसके फादर ने ही वेइजी और उसकी फैमिली को जान से मारने के लिए अटैकर्स को भेजा था तो उसे इस बात पे विश्वास नहीं होता। मिंग लैंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो जाते जाते वेइजी से कहकर जाता है कि मुझे और मेरे पिताजी को फंसाया गया है, हमने कुछ नहीं किया। उधर डेमोन किंग फोनिक्स समझ के वेइलिंग को लेने के लिए पहुंच जाता है और वेइलिंग जब अपने पैलेस जा रही होती है तो डेमोन किंग उसे किडनैप करके अपने किंगडम ले जाता है। वहां पहुंचकर वो वेइलिंग से कहता है कि तुम भूल चुकी हो कि असलियत में तुम कौन हो, लेकिन चिंता मत करो, एक बार तुम हुआरोंग को देखोगी तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। वेइलिंग को हुआरोंग के पास भेजने के लिए रेडी किया जाता है। जैसे ही वेइलिंग हुआरोंग फ्लावर को देखती है तो वो खुश हो जाती है और जैसे ही वो उस फ्लावर को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, फ्लावर उसे एक्सेप्ट नहीं करता और एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी के साथ उसे दूर फेंक देता है। तभी डेमोन किंग कहता है कि हुआरोंग से फोनिक्स को पहचानने में कभी गलती नहीं हो सकती। इसका मतलब तुम कोई फोनिक्स नहीं हो बल्कि एक लो एनर्जी की कोई बर्ड हो। और वो गुस्से में अपनी पूरी एनर्जी के साथ वेइलिंग पर अटैक कर देता है। वेइलिंग को ये जानकर बहुत दुख होता है कि वो फोनिक्स नहीं है। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होती। तभी मास्टर यान वहाँ आता है और वेइलिंग को बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वापस एकेडमी जाते वक्त वेइलिंग जानबूझकर मास्टर यान के कंधे पर अपना सर रख लेती है, लेकिन पता नहीं क्यों मास्टर यान को अच्छा फील नहीं होता और वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तभी वेइलिंग मास्टर यान से कहती है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, मैं हमेशा से ही आपको बहुत पसंद करती हूँ। इस पर मास्टर यान कहता है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करने के लिए हूँ, इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। वेइजिंग मिंग लैंग की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए वेइजी के पास जाती है। उसके दादाजी का दिया हुआ ब्रेसलेट तोड़ देती है और वेइजी का हाथ भी जला देती है। तभी अचानक गुस्से में वेइजी के अंदर की पावर जगती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपनी एनर्जी के साथ वेइजिंग को जमीन पर गिरा देती है। वेइलिंग जब वेइजी के साथ हुई एक एक घटना के बारे में सोचने लगती है तो उसे पता चल जाता है कि असली फोनिक्स वो नहीं बल्कि वेइजी है। डेमोन किंग भी समझ जाता है कि असली फोनिक्स वेइजी है और अब वो वेइजी को किडनैप करने के लिए पहुंच जाता है। और जब उसे पता चलता है कि वेइजिंग बार बार वेइजी को परेशान करती है तो वो गुस्से में वेइजिंग को बूढ़ा और बदसूरत बना देता है। इसके बाद डेमोन किंग जब किडनैप करके वेइजी को वहां से ले जाने वाला होता है तो एकेडमी के सभी लोग, सारे स्टूडेंट्स और डीन वहां वेइजी को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन सब अपनी एनर्जी मिलाकर भी डेमोन किंग का सामना नहीं कर पाते और बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तो वेइजी खुद ही कह देती है कि इन लोगों को कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी वक्त मास्टर यान बीच में आ जाता है और वेइजी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर यान की स्पिरिचुअल पावर और उसका कल्टीवेशन पनिशमेंट की वजह से आधा हो चुका है, इसीलिए डेमोन किंग का सामना करना उसके लिए आसान नहीं है। डेमोन किंग अपनी पूरी एनर्जी के साथ मास्टर यान पर वार करता है। वेइजी बीच में आ जाती है और गुस्से में उसकी पूरी एनर्जी सबके सामने आ जाती है और वो एक फोनिक्स बर्ड में बदल जाती है। अब सबको पता चल जाता है कि असली फोनिक्स वेइलिंग नहीं बल्कि वेइजी है। वेइजी मास्टर यान को बचा लेती है। मास्टर यान के साथ वेइजी एक जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां ओया आता है और कहता है तुम दोनों के लिए ये जगह सेफ नहीं है, तुम लोग मेरे साथ मेरे रील में चलो। और वो दोनों ओया के साथ डेविलों की दुनिया में चले जाते हैं। मास्टर यान बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है, इसीलिए वो ओया के पैलेस में आराम करता है। हेवन किंग भी रेन गॉड को ऑर्डर देते हैं कि इससे पहले डेमोन किंग मास्टर यान और फोनिक्स को ढूंढे, हमें उनको ढूंढ निकालना होगा। कुछ समय बाद मास्टर यान को होश आता है और वो वेइजी को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। तभी वेइजी नहाकर आती है और उसने बहुत ही खूबसूरत से कपड़े पहने होते हैं। मास्टर यान उसे देखता रह जाता है और साथ में ओया भी।
ओया वेइजी के साथ फ्लर्ट करने लगता है कि तभी वहाँ ओया की पुरानी गर्लफ्रेंड ब्यूटी आ जाती है और वो वेइजी को बहुत भला बुरा कहती है और ओया को वहाँ से ले जाती है। वेइजी भी ओया को ही डांटती है और उससे कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जाओ और जाकर उसे मनाओ। ये ब्यूटी का भाई यीली है, ये फॉक्स क्लैन का प्रिंस है। इसकी बहन ओया को जितना पसंद करती है ये उतना ही ओया को नापसंद करता है। मास्टर यान का कल्टीवेशन कुछ समय के लिए बहुत वीक हो चुका है और वो छोटे से छोटा मैजिक भी नहीं कर पा रहा है। वेइजी जब उसकी ऐसी हालत देखती है तो कहती है मैं सच में मनहूस हूँ। पहले मेरी वजह से मेरी फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ और आज जब मैं आपके साथ हूँ तो आपकी भी हालत बहुत खराब है। मुझे फोनिक्स नहीं बनना है। मास्टर यान उसे प्यार से समझाता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वेइजी मास्टर यान को अपना टूटा हुआ ब्रेसलेट दिखाती है। मास्टर यान उस ब्रेसलेट को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। ध्यान से देखने पर वो वेइजी को बताता है कि ये ब्रेसलेट कोई नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं है, बल्कि इस ब्रेसलेट की वजह से ही आज तक कोई नहीं जान पाया कि तुम एक फोनिक्स हो, क्योंकि जब भी ये तुम्हारे हाथ में होता था तुम्हारी सारी एनर्जी को दबा के रखता था। तो वेइजी कहती है इसका मतलब मेरे दादाजी पहले से ही जानते थे कि मेरे अंदर कुछ तो स्पेशल है और इसीलिए उन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट दिया था कि किसी को पता ना चले। उधर वेइलिंग को ऐसा लगता है जैसे एकेडमी में सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो एक फोनिक्स नहीं बल्कि एक नॉर्मल सी बर्ड है। डेमोन क्लैन के अंदर डेमोन किंग भी अपनी पूरी एक टीम को यान और वेइजी को ढूंढने के लिए लगा देता है और इस टीम की हेड एक लड़की होती है जिसका नाम रेड गर्ल होता है। वेइजी मास्टर यान के लिए खाना लेकर आती है लेकिन अचानक चक्कर खा के गिर जाती है। मास्टर यान जब उसको चेक करता है तो बताता है तुम्हें अपनी मैजिक स्किल्स को प्रैक्टिस करना होगा। उधर रेड गर्ल अपना काम शुरू कर देती है। वेइजी और यान को ढूंढने के लिए वो फॉक्स क्लैन पहुंच चुकी है। सबसे पहला शिकार ब्यूटी के भाई को बनाती है। उसे लड़कियों की आदत होती है और वो उसकी आदत का फायदा उठाती है और उससे वेइजी और यान के बारे में पता करने की कोशिश करती है। वेइजी टेलीपोर्टेशन की प्रैक्टिस करती है और वो कामयाब हो जाती है। टेलीपोर्टेशन के थ्रू वो फॉक्स क्लैन के मार्केट में पहुंच जाती है जहां सभी लोग उसको देख के उसके पीछे चलने लगते हैं क्योंकि सबको वो बहुत सुंदर लगती है। सब उसको पाने की कोशिश करते हैं। मास्टर यान उसको बचाने के लिए बीच में आता है लेकिन अपनी लो एनर्जी की वजह से वो उसको नहीं बचा पाता। तभी वहाँ ओया आ जाता है और उन दोनों को बचाकर अपने साथ पैलेस ले जाता है। ओया मास्टर यान को छेड़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम भी बहुत पसंद करते हो वेइजी को क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और इसीलिए तुम्हें उन सब लोगों से जलन हुई जो इसके पीछे थे। ये सुन के मास्टर यान एकदम से हड़बड़ा जाता है और वो ओया से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वहाँ सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि फोनिक्स की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। और वेइजी उन दोनों की बात सुन के शर्माने लगती है और इसी के साथ आज का पार्ट खत्म होता है। आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस पार्ट के बारे में कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।